हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज की क्लास में हम सभी इम्पोर्टेंट शिक्षण वीडियो को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और सीखेंगे कि एग्जाम में उन्हें याद कैसे रखना है, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट विद्याएं हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी भी विधि को पढ़ते हैं तो हम उस समय चीजें हमें समझ में आने लगती कि क्या उद्देश्य है किस विधि का। लेकिन जब वही क्वेश्चन हम एग्जाम में कर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाती है कि किस विधि में क्या कहा गया था और उसका क्या उद्देश्य था। इसलिए आज चीज़ों को आपस में जोड़कर रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में हमारे कंपटीशन में हम एक भी नंबर से पीछे ना रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी आज विधियां कवर करनी है। तो सबसे पहले एक है हमारी आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि, तीसरी प्रोजेक्ट विधि, चौथी प्रत्यक्ष विधि, पांचवी विश्लेषण विधि, छठी संश्लेषण विधि, सातवीं अनुकरण विधि, आठवीं व्याख्यान विधि, नाइन मारिया मांटेसरी विधि और 10 डाल्टन विधि और लास्ट है भाषा संसर्ग विधि। इन 11 विधियों को हम आज एक ही वीडियो में जल्दी से जल्दी कवर करेंगे ताकि आपके पास समय कम है और पढ़ना आपको रिवीजन बहुत करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली विधि। पहली विधि हमारी आगमन विधि। यहाँ पे आपसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये भी देखेंगे। तो आगमन विधि से सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है। तो आगमन विधि के जो जनक या प्रतिपादक हैं वो हैं अरस्तु। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो आपका आंसर होगा अरस्तु। और इसमें क्या हमारा उद्देश्य था ये भी देखते चलेंगे। तो इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यहाँ पे जो आगमन विधि है उसमें क्या कहा जाता है कि पहले आप बच्चों को उदाहरण दें, फिर चीज़ों को समझाएं। जैसे मान लीजिए आप क्लास में गए हैं, आप टीचर हैं और आपको कोई टॉपिक नया स्टार्ट करना है, तो बच्चों को पहले आप उदाहरण देंगे, उस चीज़ से रिलेट करवाएंगे कि आप पढ़ाने क्या जा रहे। मान लीजिए हमें पेड़ों के पार्ट्स पढ़ाने हैं आज, तो हमें सबसे पहले बताएंगे बच्चों को कि पेड़ होता क्या है, आपने कहाँ देखा है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद ये सब उदाहरण दे के फिर अपने टॉपिक पे आएंगे कि हाँ चलिए आज हम आप शुरू करते हैं पेड़ों के पार्ट्स में, क्योंकि आप सभी ने पेड़ों को देखा है। तो इसी विधि का यही मतलब होता है कि बच्चों को उदाहरण से नियम की ओर ले जाना है। तो पहले उन्होंने क्या कहा है, इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकालते हैं। आगे देखेंगे क्या है, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि उदाहरण से नियम वाली कौन सी विधि है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक या तो नियमन या तो आगमन में। तो आगमन को उदाहरण से नियम में याद रखने के लिए कैसे ट्रिक रखेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको थ्री, ये ऊ को आप समझ लीजिए थ्री है और यह आगमन में भी समझ लीजिए ये थ्री बना हुआ है। तो ये अगर जहाँ पे आगमन होगा वहां पे पहले उदाहरण होगा। ये थ्री थ्री को याद रखिएगा, एक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे थ्री है समझ ली, यहाँ पे भी छोटा ऊ समझ लीजिए, यहाँ पे भी छोटा, जैसे आपको याद रहे। मान लीजिए जिसको थ्री से याद रह रहा है वो थ्री से पढ़े और जिसको छोटा ऊ से याद रह रहा है छोटा ऊ से याद रखे। तो ये मान लीजिए ये थ्री और ये थ्री सेम है। तो इसका मतलब जब आगमन विधि पूछेगा तो यानी कि ऊ तुम्हारा उदाहरण से नियम की ओर कौन चलता है, हमारा कौन सी विधि, आगमन विधि। सेकेंड पॉइंट क्या है, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। थर्ड क्वेश्चन आपका मिल गया यहाँ पे, क्या पूछेगा कि छात्र केंद्रित विधि कौन सी है, आगमन विधि या निगमन विधि। तो आपको याद रखना है जो बच्चों या बाल केंद्रित शिक्षा है वो हमें आगमन में दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के बारे में हमें सोच कर पढ़ाना होता है। क्या तभी तो उनको उदाहरण दिया जाता है कि बच्चों को उदाहरण दो, उनसे चीज़ों को अनुभव करो, तब अपने टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। ये आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ बन गया कि करके सीखने पर कौन विधि बल देती है। तो करके सीखने पर बच्चों को आगमन विधि बल देती है, क्योंकि बच्चे जब चीज़ों खुद से उनको उदाहरण को समझेंगे तो वो चीज़ों को अपने आप से समझ लेंगे, फिर टॉपिक को उनके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने तरह के अभी तक क्वेश्चन बन गए कि यहाँ पे जनक कौन थे, उसके बाद कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है, छात्र केंद्रित विधि कौन सी है और करके सीखना किस विधि पे बल देता है। तो ये हमारे यहाँ बन गए 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, आगमन विधि। इस विधि में तर्क करते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर,
इसका क्या मतलब है? स्थूल क्या होता है? स्थूल होता है हमारी बहुत बड़ी चीज। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था पेड़ का। मान लीजिए हमें पेड़ को समझाना है, तो हम एक बड़ा सा पेड़ दिखा देंगे बच्चों के पार्क में या उनके मैदान, खेल के मैदान में पेड़ होगा, तो हमने दिखा दिया ये पेड़ है। फिर सूक्ष्म की ओर जाएंगे, पहले पेड़ देखेंगे, फिर हम उसको टॉपिक में उसके पेड़ के पार्ट्स, उसके तने, उसकी पत्तियां, फिर उसको एक एक पार्ट्स को डिटेल से बताएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब हमने पेड़ का टॉपिक था हमारा, उनको ज्ञात करवा दिया। अब उनको जो नहीं पता है, अब उस चीज को हम उनको बताएंगे। तो पहले जो पता है वो चीज समझाया उदाहरण देकर, फिर उनको जो अज्ञात है उनके लिए अब उस चीज को उनको अच्छे से समझाएंगे। तो ये हो गया हमारा ज्ञात से अज्ञात से। नेक्स्ट हमारा थर्ड है मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। मूर्त मतलब होता है प्रत्यक्ष चीजें, मतलब जो सामने मौजूद होती। मान लीजिए हमें कोई टॉपिक नया पढ़ाना है, ग्लोब पढ़ाना है, तो हमने बच्चों के सामने ग्लोब रख दिया, मॉडल बना के रख दिया, या आपने मार्केट से लाकर ग्लोब रख दिया, तो उनको बता दिया कि बच्चों ये ग्लोब होता है। तो उन्होंने आंखों से अपने देखा, सामने चीजें देखी, फिर हम उसके डिटेल पे गए कि ग्लोब का यूज क्या होता है, कैसे, कहाँ पे, कौन सी कंट्री है। फिर उसके डिटेल्स पे गए, तो जो उनको अमूर्त था, मतलब जिस चीज का उनको ज्ञान नहीं है और उनको चीजें नहीं दिख रही, फिर उनको समझाया जा रहा है, ये हमारा मूर्त है। तो हमारा आगमन विधि हमने कंप्लीट किया। आगमन विधि में क्या था? उदाहरण से नियम की ओर जाता है। इसके प्रतिपादक हमारे अरस्तु थे। ये छात्र केंद्रित शिक्षा थी। ये करके सीखने पर बल देती है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, अमूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। तो ये था हमारा आगमन विधि। बस आगमन विधि में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अपनी सेकंड विधि पे आते हैं। सेकंड विधि हमारी है निगमन विधि। तो याद रखिएगा, निगमन विधि आगमन विधि एक जैसे है, लेकिन इनका कार्य क्या है? उल्टा है। लेकिन इनके जनक कौन है? जनक अरस्तु है। आगमन विधि के भी जनक कौन थे? हमारे अरस्तु थे। और निगमन विधि के हमारे जनक कौन है? अरस्तु है। तो ये आपको याद रहेगा। अब इसको याद कैसे रख लेंगे? जैसे हमने उदाहरण से नियम के लिए हमने यहाँ पे याद रखा था, और हमने आगमन विधि का याद रखा था उ। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? निगमन का नि, और निगमन का नि, और नियम का नि। याद रखेंगे कि यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। आगमन विधि में क्या था? ये उदाहरण से नियम की, क्योंकि वो आगे के वर्ड एक जैसे थे। अब आप भूलेंगे नहीं, चीजों को याद रखिएगा। निगमन में नहीं आता है, नियम में नहीं आता है। तो जब निगमन विधि पूछेगा क्वेश्चन में कि नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि जाती है, तो हमारी हो जाएगी निगमन विधि। तो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है और फिर उसको उदाहरण दिया जाता है। जस्ट इसका आगमन विधि का उल्टा है। उसमें क्या था? बच्चों को पहले अनुभव कराया जाता था, उदाहरण दिया जाता था, उसके बाद नियम पे आते थे। यहाँ पे पहले ही नियम बता दिया जाता है, पूरा डिटेल में पढ़ा दिया जाता है। उसके अंत में बताया जाता है कि जो हमने पढ़ाया है उसका एग्जाम्पल ये है, उसका उदाहरण ये है। तो बच्चों को ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि शिक्षक केंद्रित कौन सी विधि होती है? तो शिक्षक केंद्रित हमारी कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। और बाल केंद्रित शिक्षा विधि कौन सी थी? हमारी आगमन विधि। तो दोनों को आप रिलेट करके पढ़िए, आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। नियम निगमन, आगमन उदाहरण, और इसमें बाल केंद्रित, ये शिक्षक केंद्रित। तो ये था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती, जैसे अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। आगमन विधि में क्या था? हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते थे, पहले चीजों को दिखाकर फिर उसकी बारीकियों पे जाते थे। यहाँ पे पहले बारीकियां पढ़ा जाती हैं, फिर हम बताया जाता है कि ये था क्या, इसके किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। चीजों को पहले समझा नहीं जाता है, पहले चीजें जो नहीं पता होती वो बता दी जाती है, फिर अंत में नियम बताया जाता है कि हमें ये चीज एग्जाम्पल है, हम इस बारे में पढ़ रहे थे, और बच्चों को तब ज्यादा समझ में आता है। और थर्ड था नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। और चौथा है अमूर्त से मूर्त। पहले चीजों को बता दिया जाता है, फिर चीजों को दिखाया जाता है कि हाँ बच्चों, हम आज इस टॉपिक पे पढ़ रहे थे। तो ये था हमारा आगमन और निगमन विधि। नेक्स्ट हमारी थर्ड विधि है प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि के हमारे जो जनक या प्रतिपादक है वो है किलपैट्रिक।
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विधि का डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, या किलपैट्रिक किस विधि के जनक है। तो ये प्रोजेक्ट विधि और किलपैट्रिक, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट किल। तो एक वर्ड को आप ट्यूनिंग बना के रखिए कि प्रोजेक्ट है हमारा, उसको किल करना है, आज उसको खत्म करना है हमको कैसे भी ये प्रोजेक्ट। तो ये किसके जनक कौन हो जाएंगे, किलपैट्रिक। इसमें क्या है, यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। जब किसी भी प्रोजेक्ट को हम करेंगे क्लास में, मान लीजिए हमने कोई प्रोजेक्ट है, हमने कोई टॉपिक ले लिया और बच्चों का ग्रुप बना दिया, तो बच्चे अपना प्रोजेक्ट भी करेंगे और सामाजिकता भी सीखेंगे कि समाज में कैसे हमें मिलजुल कर चीज़ों को आपस में बच्चों के साथ रह के चीज़ें करनी है। तो ये सब चीज़ों पे अनुभव पे बहुत ही जोर देता है, और यह अनुभव केंद्रित होता है कि बच्चे अपने से अनुभव करते हैं। जो बच्चे की नॉलेज होती है वो अपना भी इस्तेमाल करता है और आस-पास के अपने सहपाठियों से भी सीखता है बहुत कुछ। तो ये कौन-सी अनुभव केंद्रित है, और हमारी वो क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी और वो बाल केंद्रित थी। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोला गया है कि प्रोजेक्ट विधि, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पे करता है। बच्चे जब प्रोजेक्ट करते हैं तो अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में और कितना अच्छा कर सकते हैं हम मिलकर, या दूसरा ग्रुप कर रहा है तो उससे भी बेटर हमें करना है। तो तरह-तरह की जब चीज़ें बच्चे विचार करते हैं तो उनकी तार्किक क्षमता और सोचने की क्षमता या काल्पनिक क्षमता, इन सब पे असर पड़ता है और सब चीज़ों पे उनका लाभ होता है। इसलिए यह समस्या का हल अपने स्वयं विचारों से करते हैं, तो और यह प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में किसी बच्चे को हिंदी बहुत अच्छी आती है और किसी बच्चे को पंजाबी बहुत अच्छी आती है, और बच्चे को पंजाबी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और दूसरे बच्चे को हिंदी का बिल्कुल ज्ञान नहीं। लेकिन वो जब धीरे-धीरे वो आपस में वार्तालाप करते हैं, तो वो बच्चा धीरे-धीरे पंजाबी के वर्ड सीख जाता है और वो बच्चा हिंदी के वर्ड सीख जाता है, और वो कोई नियम नहीं सीखता, ना ही कोई व्याकरण सीखता, ना ही कोई ग्रामर सीखता है। वो बस उस बच्चे से वार्तालाप करता है, उसका अनुभव करता है और उसको डायरेक्ट ही अपने अंदर वो भाषा सीख लेता है, और धीरे-धीरे वो जब बोलने लगता है, जब वार्तालाप करता है, तो उसमें और सुधार हो जाता है और नई भाषा का ज्ञान हो जाता है। तो यही हमारी प्रत्यक्ष विधि, इसमें ना ही ग्रामर का इस्तेमाल होता है, ना ही किसी नियम का, इसमें डायरेक्ट अपने हिसाब से बच्चे नई भाषा को सीख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी 5, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के जो हमारे जन्मदाता हैं एनालिसिस के, वो है हमारी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्लेषण के जन्मदाता कौन है, तो याद रखिएगा आर्मस्ट्रांग जो है हमारे विश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं। विश्लेषण विधि होती क्या है? इस विधि में समस्या को छोटे-छोटे भागों में बाँटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। कोई भी, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी गणित में या किसी हिंदी सब्जेक्ट में, आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करते हैं, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में कर देते हैं। मान लीजिए आपको जोड़ने-घटाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले हम शुरुआती गलती क्या कर रहे हैं उसको सीखेंगे, फिर नेक्स्ट गलती क्या कर रहे हैं उसको सीखेंगे, फिर छोटी-छोटी गलतियों को सुधारते-सुधारते फिर जो हमारी जो मेन दिक्कत थी, उस दिक्कत को हम समझ जाते हैं और उसको सही कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारा विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, उस चीज़ को ध्यान से देखा जाता है बारीकी से कि क्या प्रॉब्लम, क्या छोटी-छोटी गलतियाँ हमारी क्या हो रही हैं, उनको अलग-अलग पार्ट्स में करके फिर उनको सुधारा जाता है। ये थी हमारी विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है हमारी संश्लेषण विधि। संश्लेषण और विश्लेषण जैसे आगमन और निगमन अपने जस्ट अपोजिट थे, वैसे ही विश्लेषण और संश्लेषण, याद रखिएगा, ये जस्ट अपोजिट है, और इनके जनक भी जैसे वहाँ पे अरस्तु दोनों के जनक थे, यहाँ पे आर्मस्ट्रांग भी इनके जनक है। तो आपसे पूछा जाएगा विश्लेषण या संश्लेषण विधि के जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण में जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर हल करते थे, इसमें क्या होता है, हमारे संश्लेषण विधि में इसका जस्ट अपोजिट होता है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे-छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम का विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि अलग-अलग पार्ट्स में करके कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी। फिर जब हम उस प्रॉब्लम पे कार्य कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उनको एक धीरे-धीरे करके आपस में जोड़कर हम अपनी जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी उसका हल करते हैं। यानी कि एनालिसिस करने के बाद उसका सिंथेसिस करते हैं, यानी संश्लेषण करते हैं। तो जब छोटे-छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल करते हैं,
तो वही हमारा संश्लेषण विधि कहलाता है। बस याद रखिएगा ये दोनों जस्ट ऑपोजिट होते हैं। इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे जनक पूछा जाएगा और संश्लेषण और विश्लेषण में अंतर क्या है ये याद रखना। उसमें छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसमें उन्हीं तो छोटे-छोटे पार्ट्स को जोड़कर समस्या को हल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन है संश्लेषण विधि की। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। देखिए कितना बारीकी अंतर दिया है कि जो हमारा विश्लेषण है वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। तो जब छोटी छोटी चीज़ों आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड कर दोगे तो आपको बारीकियां पता चल जाएंगी, जो प्रॉब्लम होगी वो खुद ही अपने आप दिखने लगेगी। वही कहना चाह रहे हैं, जो विश्लेषण विधि है वो तिनका घास से खुद बाहर निकलना चाह रहा है। जब आप अलग अलग चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो आपको प्रॉब्लम आपको आंखें के सामने दिख जाएगी। लेकिन जब हमारा संश्लेषण होता है, चीज़ों को हम मान लीजिए इकट्ठा करके रख दिए और उसमें हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है, तो वो सूखी घास से तिनका निकालने के बराबर हो जाएगा। आपका कार्य उतना ही कठिन हो जाएगा जितना विश्लेषण में आपको आसान होता है। तो ये थी हमारी प्रोफेसर यंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब होता है किसी भी चीज की नकल करना। मान लीजिए कॉपी करना, आप कोई आपके माता पिता या आपके अध्यापक कोई भी चीज कर रहे हैं, उस चीज को कॉपी करना, किसी भी व्यक्ति का अनुकरण करना, ये अनुकरण कहलाता है। वे वर्ड का मतलब समझेंगे तभी आप आके समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, मतलब किसी की कॉपी करके या नकल करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। आपने देखा होगा कि आपने स्कूल में जब आपका टीचर बहुत ही अच्छा कोई ड्राइंग बनाता था या फिर कोई राइटिंग करता था तो आप भी उसकी करने की प्रैक्टिस करते थे, या अच्छे से ड्रेसअप करके आते थे तो आप भी सोचते थे हमें भी ऐसे ड्रेस करना है या आगे जाके हमें भी ऐसे ही टीचर बनना है। तो जो चीज़ें थी, बच्चे अपना लिखना पढ़ना या नवीन चीज़ें जो होती थी, कार्य होते थे, क्राफ्ट्स होते थे, वो शिक्षक को अपने नकल करके या फिर उनका कॉपी करके वो सीखते थे और उससे बेहतर भी होते थे, क्योंकि आप कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए आप किसी ना किसी से प्रेरित ही होंगे। तो वैसे ही हर कोई बच्चा अपने स्कूल के टाइम में इस फेज से ज़रूर गुजरा होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षण के इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। आपने रीडिंग टाइम देखा होगा क्लास में, जब बुक का चैप्टर रीडिंग करना होता था, तो जब बच्चे टीचर एक लाइन पढ़ते थे तो बच्चे उसके पीछे रिपीट करते थे, उसका अनुकरण करते थे, जैसे टीचर बोल रहा है वैसे ही बोलने की कोशिश करते थे। तो यही हमारी अनुकरण विधि होती है कि बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनेगा और वैसे ही बोलने की कोशिश करेगा, और पहले शिक्षक बोलेगा और उसके पीछे पीछे सारे बच्चे रिपीट करेंगे। तो ये है हमारी अनुकरण विधि। नेक्स्ट है हमारी 8 व्याख्यान विधि। व्याख्यान में क्या होता है, लेक्चर मेथड होता है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है, किसी भी टॉपिक या किसी भी कंडीशन का जो होता है उसको डिटेल में व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि की शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। सब अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको 4 विधियां दी जाए और पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे प्राचीन विधि कौन सी है आपकी, तो आपका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि हमारी सबसे प्राचीन विधि है। तो ये हमारा व्याख्यान विधि। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता, इसमें सारा रोल शिक्षक का होता है। शिक्षक ही व्याख्यान करेगा, डिटेल में समझाएगा, बच्चे सब बस सुनने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे मेन केंद्रित कौन है, शिक्षक है, क्योंकि सारा जितना भी इस विधि में कार्य है बच्चा समझाने का या उसको डिटेल में बच्चे को कैसे कैसे समझ में आएगा ये चीजें करना, ये सारा कार्य शिक्षक का होता है। तो यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण होती है और इसमें प्रमुख भूमिका हमारी शिक्षक की होती है। नेक्स्ट है हमारा मारिया मांटेसरी विधि। आपसे पूछा जाता है कि मारिया मांटेसरी विधि क्या है, तो मारिया मांटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा छात्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। इनके नाम पे ही विधि पड़ी थी। इनका नाम था मारिया मांटेसरी और इन्हीं के नाम पे विधि का नाम पड़ गया मारिया मांटेसरी विधि।
यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। यह पद्धति अगर आपसे पूछा जाए, आपका क्वेश्चन बने कि किस एज तक के बच्चों के लिए होती है, तो मारिया मॉन्टेसरी हमारी 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग लाई गई है। तो आपसे प्रश्न बनेगा, मारिया मॉन्टेसरी के विधि के जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी है। और ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? ये 2.5 से 6 वर्ष बच्चों के लिए होता है। ये सबसे पहले मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रयोग में लाया गया था, उसके बाद अब यह समान बुद्धि के बालकों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी 10 डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि के अगर जनक या प्रतिपादक पूछा जाए तो आपके हैं कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। याद रखिएगा, डाल्टन का में भी आधा ला आता है और सा में भी आधा सा आता है। तो कुछ चीज़ें आपको रिलेट करना, मैच तो नहीं होती है बट रिलेट करके हम माइंड को अपने समझा सकते हैं, क्योंकि माइंड आपका, एग्जाम आपका है, चीज़ें भी आपको ही याद रखनी है। तो यहाँ पे डाल्टन का आधा ला और पार्कहर्स्ट का आधा सा याद रखिएगा। अगर डाल्टन पार्कहर्स्ट, कि डाल्टन को पारखी नज़र से देखना था या कुछ भी आप बना लीजिए पार्कहर्स्ट, तो इसके प्रतिपादक कौन है? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट, डाल्टन विधि है क्या? इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य जैसे असाइनमेंट के रूप में दे दिया जाता है और जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। तो आपसे पूछा जाए कि आपके डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन है, तो आपको याद रहेगा कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। और इसमें होता क्या है, तो इसमें एक अध्यापक होता है, वो कोई भी आपका असाइनमेंट दे देगा और एक टाइम की लिमिट दे देगा कि आपको 1 हफ्ते के अंदर इस टॉपिक पे असाइनमेंट सबमिट करना है। तो डाल्टन विधि यहीं से लिया गया था और यह आज के टाइम में स्कूलों में या अपने कॉलेजों में बहुत देखा होगा इसका इस्तेमाल होते हुए। तो याद रखिएगा, डाल्टन विधि के जन्मदाता। और हमारे होता क्या है, तो इसमें असाइनमेंट होता है, लिमिट समय में करना होता है। तो ये थी हमारी डाल्टन विधि। लास्ट है हमारी विधि भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है, यानी ग्रामर बेस पे है। या इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में कुछ नहीं, इसमें भाषा का संसर्ग किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए, कि उनके जो अच्छी-अच्छी बुकें होती हैं, कि कहते हैं ना, बुक्स रीडिंग करने से आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, आपका उच्चारण भी बहुत अच्छा होता है। तो उसी का इस्तेमाल किया जाता है, इससे कि जो अच्छे लेखन की पुस्तकें होती है वो बच्चों को पढ़ने दिया जाता है, उसी के माध्यम से उनकी ग्रामर अच्छी की जाती है, कि ताकि बच्चों का अगर बेस अच्छा होगा तो आने वाले क्लासेस में उनकी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट 11 विधियाँ। तो आपको देखते कौन कौन सी थी हमारी विधियाँ, फिर से रिविजन कर लेंगे। पहली थी आगमन निगमन। याद रखिएगा, आगमन निगमन जस्ट अपोजिट है, वैसे ही संश्लेषण विश्लेषण हमारी अपोजिट थी। अनुकरण में क्या करते हैं बच्चे, शिक्षक की नकल करते हैं, जैसे शिक्षक रीडिंग करता है वैसे उसके पीछे पीछे रीडिंग करते हैं। व्याख्यान में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है और प्रमुख भूमिका होने के कारण इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता और वो डिटेल में शिक्षक समझाता है। मारिया मॉन्टेसरी में क्या है, ये प्राथमिक बच्चों के लिए, 2.5 से 6 साल बच्चों के लिए होता है। पहले मंद बुद्धि बच्चों के लिए प्रयोग होता था, अब सामान्य बच्चों के लिए भी होता है। डाल्टन विधि में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इससे बच्चों को एक समय दे दिया जाता है निर्धारित, और उस समय के अंदर उनको असाइनमेंट कंप्लीट करने को दिया जाता है। और संश्लेषण में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समस्या को हल करते हैं। और संश्लेषण में इसका जस्ट ऑपोजिट, चीज़ों को एकत्र करके समस्या का हल करते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं हमारे प्रत्यक्ष रूप में की जाती हैं। प्रोजेक्ट में विधि हमारी किलपैट्रिक की थी, और आगमन में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और निगमन में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। तो आई होप आपको एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। तो याद रखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए थैंक यू।